गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स को, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि क्रॉप की जो वैरायटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं। अभी तक इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट वाले थर्ड वाले फैक्टर पे आते हैं, दैट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब आप लोगों ने क्रॉप की वैरायटी को भी इम्प्रूव कर लिया, क्रॉप को प्रॉपर इरिगेशन, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर दिया, है ना। उसके बाद जब क्रॉप को हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, ठीक है, या फिर क्रॉप जब फील्ड में ग्रो हो रही होती है, तो उस समय पे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉप के यील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उन फैक्टर्स को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। अब क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्रॉप को प्रोटेक्ट किससे करना है, ठीक है। जनरली कई बार आप लोगों ने अपने घर के गार्डन में भी देखा होगा, किसी के घर अगर गार्डन होगा तो, ठीक है, तो गार्डन में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि अच्छे खासे नॉर्मल प्लांट में अचानक से जो है कुछ कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, ठीक है। कई बार वाइट कलर के कुछ कीड़े जो हैं जिसको मीली बग्स बोलते हैं वो पौधों में लग जाते हैं, ठीक है। तो कई बार जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसमें छेद होने लगता है अपने आप, कई बार स्टेम अपने आप सूखने लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो क्रॉप्स के साथ भी फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, फार्मर को। अब क्रॉप जो है उनको इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि अगर क्रॉप को इन सभी फैक्टर्स से, इन सभी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट ना करें तो यील्ड जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है, ठीक है। अब क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाले कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली यील्ड को अफेक्ट करती हैं। जनरली क्रॉप को 3 चीज़ों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। पहला होता है पेस्ट, दूसरा होता है पैथोजेंस और तीसरे होते हैं वीड्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेस्ट्स पे आते हैं। पेस्ट क्या है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाते हों, ठीक है। तो पेस्ट के जो कैटेगरी है उसमें हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को रखते हैं, ठीक है, या फिर जो चूहे होते हैं, छुछुंदर वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि जो रोडेंट्स होते हैं, चूहा छुछुंदर को हम लोग रोडेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो रोडेंट्स जो होते हैं या डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली पेस्ट के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब पेस्ट जो है वो जनरली किस तरीके से अफेक्ट करते हैं प्लांट को? या तो प्लांट की रूट को डैमेज कर देते हैं, प्लांट के स्टेम को, ठीक है, या प्लांट के लीफ को डैमेज करेंगे, या कई बार जब प्लांट्स में फ्रूट्स लग जाते हैं तो फ्रूट्स लगने के बाद में जो है, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, बैगन में जनरली बहुत ज़्यादा ये देखने के लिए मिलता है, मार्केट से बैगन लेके आ रहे हैं, बाहर से तो बैगन बहुत सुंदर दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही बैगन को काटो अंदर में कीड़ा होता है, ठीक है। या कई बार हम लोग फ्रूट्स के केस में देखें कि कई बार कई सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो भी अंदर से सड़े हुए निकलते, ख़राब निकलते हैं। कई दूसरे वेजिटेबल्स जो हैं वो अंदर से ख़राब निकलते हैं, है ना। तो ये किस वजह से होता है? ये पेस्ट के वजह से ही होता है, ठीक है। अब पेस्ट जो है फ्रूट को, लीफ को, स्टेम को, रूट को, प्लांट के किसी भी पार्ट को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक। अब ये जो पेस्ट होते हैं ये अलग अलग पेस्ट जो है अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टेम बोरर होता है, स्टेम बोरर इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीधे प्लांट की स्टेम में छेद करके घुस जाते हैं और वहाँ से जो है प्लांट का जो पूरा सैप है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। फिर उसके बाद फ्रूट बोरर्स होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चना जो है, ठीक है, चना अभी ठंड के मौसम में चना बूट आएगा, या चने की दाल जो है कई बार रखे रखे बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो वो जो कीड़े हैं वो क्या करते हैं, सीधे चने के अंदर जा करके चने को पूरा अंदर से खा करके खोखला कर देते हैं। तो उस तरीके के जो इंसेक्ट्स होते हैं दे आर नोन एज द फ्रूट बोरर्स।
ओके। देन वी आर हैविंग द लीफ बोरर्स ऑल्सो, मतलब लीफ को चबाने वाले, जैसे जो इल्ली टाइप के, कैटरपिलर टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट की लीफ को चबाते हैं, उसको खा लेते हैं और उससे प्लांट जो है अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ग्रो कैसे करेगा, तो अल्टीमेटली उससे प्लांट की डेथ हो जाती है। या फिर अगर हम लोग रूट बोरर के बारे में बात करें तो कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो प्लांट का रूट है उसके ऊपर अटैक करते हैं, रूट को ही डैमेज कर देते हैं, तो प्लांट जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और प्लांट जो है मर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट्स हैं इनसे बचने का तरीका क्या है। ठीक है, इनसे बचने का तरीका है एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक मेथड कौन सा मेथड होगा कि जिसपे हम लोग डायरेक्टली केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ये पेस्टिसाइड्स जो है ये जनरलाइज्ड भी होते हैं और स्पेसिफिक। जनरलाइज्ड कहने का मतलब क्या है कि ऐसा पेस्टिसाइड जो कि सभी पेस्ट को, सभी इंसेक्ट्स को किल करता हो या उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करता हो, तो वो जनरल पेस्टिसाइड होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रॉप में लार्ज स्केल में इन्फेक्शन हो गया है तो लार्ज स्केल में इन्फेक्शन होने पर फिर स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स का जो है यूज़ करना पड़ता है, और ये जो स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसेक्ट पे ही इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये जनरली क्या है, क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे अगर क्रॉप के ऊपर इन्फेक्शन है पेस्टिसाइड्स का तो पेस्टिसाइड जो है पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल कर देता है और पेस्ट मर जाते हैं। और या फिर अगर इन्फेक्शन नहीं भी है तो पहले से ही अगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके रखा जाए तो प्लांट को प्रोटेक्शन मिलती है डिफरेंट टाइप के पेस्ट से। ठीक है, जैसे कि आप चूहे वगैरह हैं, चूहे के ऊपर तो आप एक एक कोई इंडिविजुअल पेस्टिसाइड नहीं मार सकते हो, तो रोडेंट्स जो होते हैं, रोडेंट्स के केस में जो है डिफरेंट तरीके के जो चूहे को मारने की दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, वो दवाई जो है उसको क्रॉप में जगह जगह पर प्लेस कर दिया जाता है, जिसको कंज्यूम करके जो रोडेंट्स हैं वो मर जाते हैं और अल्टीमेटली प्लांट जो है, मतलब क्रॉप जो है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के पेस्ट से हम लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दिस वॉज द इनऑर्गेनिक मेथड। अब ऑर्गेनिक मेथड में जिसको कि हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एज पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। जैसे कि नीम के बारे में हम लोग सबको बहुत अच्छे से पता है। नीम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नीम का जो पत्ता होता है, नीम के पत्ते या नीम का जो तेल होता है, नीम के तेल को जो है थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट करके फिर उसको एज अ स्प्रे जो है पौधों पे डाला जाता है, जिससे जनरली जो नॉर्मल बहुत ज़्यादा सीवियर पेस्ट नहीं होते हैं उनसे जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है प्लांट को। या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, क्राइसैंथेमम यानी कि सेवंती जो होती है, सेवंती के जो पत्ते होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सेवंती के पत्तों का भी जो ऑयल होता है, ठीक है, उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके उसको भी एज अ बायोपेस्टिसाइड जो है यूज़ किया जा सकता है। या फिर एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो तम्बाकू होता है, तम्बाकू के जो टोबैको के पत्ते होते हैं, टोबैको के पत्तों से भी एक केमिकल ऑब्टेन होता है जिसको बोलते हैं निकोटीन। तो निकोटीन जो केमिकल है उसको ऑब्टेन करके टोबैको से उसको भी एज अ स्प्रे जो है पौधों पे डाला जा सकता है, जो कि एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड एक्ट करते हैं। ठीक है, अब पेस्ट से तो प्रोटेक्शन हो गया, उसके बाद सेकेंड हम लोग आते हैं पैथोजेंस पे। ठीक है, पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और डिफरेंट तरीके के प्लांट डिजीजेस जो हैं उनको कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये जो पैथोजेंस हैं जनरली बैक्टीरिया हो सकता है, या तो वायरस हो सकता है, या फिर फंगस होता है। ठीक है, तो फंगस जो है वो जनरली सॉइल में ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है।
ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया जो है वो या तो वाटर के हेल्प से या एयर के हेल्प से या किसी ऑर्गेनिज्म के हेल्प से जो है प्लांट्स में इधर से उधर स्प्रेड हो सकता है और प्लांट्स उससे कंटेमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैथोजेंस हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को कुछ जो जनरल एग्जांपल्स हैं मैं दूंगी। कभी भी गन्ना खाया होगा, है ना। गन्ना कभी कभी हम लोग खाते हैं, तो गन्ने को जब आप लोग बीच से काट के या चीर करके जब देखते हो तो कई बार आप लोगों ने जनरली ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि गन्ने में बीच बीच में कहीं रेड कलर का पैच जो है वो बन जाता है। बिल्कुल रेड कलर का पैच है गन्ने के स्टेम में बन जाता है और ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन जब गन्ने का छिलका निकालोगे आप लोग तब उसके बाद अंदर से वो दिखता है, ठीक है। तो वो जो डिजीज़ होता है शुगर केन में उसको हम लोग बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो ये जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है ये एक तरीके का फंगल डिजीज़ है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। कभी नींबू देखा होगा, नींबू के ऊपर कभी कभी ब्राउन ब्राउन कलर के ना स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं वो भी एक तरीके का डिजीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर, CITRUSCANKER। तो सिट्रस कैंकर जो है वो भी एक तरीके का प्लांट डिजीज़ है जो कि इसके वजह से वायरस के वजह से होता है सिट्रस कैंकर, ठीक है। उसके अलावा गेहूं जो होता है, गेहूं में एक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक रॉट ऑफ व्हीट, ठीक है, या ब्लैक मस्ट बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है, गेहूं के जो दाने बनते हैं, गेहूं की जो बाली होती है, गेहूं के दाने या गेहूं की बालियों के बीच में फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और फंगस का इन्फेक्शन होकर के वो गेहूं की जो पूरी बाली है उसमें ब्लैक कलर का पाउडर फिल हो जाता है, ठीक है, जिससे सीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अंदर से कम्प्लीटली खोखले हो जाते हैं और यील्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। या फिर कई बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि घर में जो हम लोग लाल भाजी लेके आते हैं, लाल भाजी में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लाल भाजी में पत्ते के नीचे की तरफ वाइट वाइट कलर के जो छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, पैथोजन की वजह से है। वैसी भाजी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को, ठीक है, तो धान जो होता है, ठीक है, चावल की जो खेती होती है उसमें भी राइस रस्ट नाम का एक डिजीज़ होता है, तो उसमें भी धान जो है वो अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ठीक है, ये तीनों पैथोजेंस जो हैं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अफेक्ट कर सकते हैं प्लांट की क्रॉप की ईल्ड को, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फ्रूट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। या फिर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, कई बार जो होता है जो लीफी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिनके लीव्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उनके पत्ते जो हैं ऐसे तुड़े मुड़े से इर्रेगुलर शेप के और डिजीज्ड हो जाते हैं। तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो डिफरेंट तरीके के पैथोजेंस हैं ये प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और मोस्टली क्या करते हैं, प्लांट का जो एडिबल पार्ट है, जो हमारे लिए एडिबल है, बेसिकली उस पार्ट को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं और जिससे ईल्ड जो है वो डायरेक्टली क्या होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है। तो अब ये जो पैथोजेंस हैं, इन पैथोजेंस से बचने का तरीका क्या है, ठीक है। इन पैथोजेंस से बचने का तरीका ये है कि आप जो है मेडिसिन्स यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि फंगस को मारने के लिए फंगीसाइड आता है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को मारने के लिए डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिसिडल मेडिसिन्स हैं वो आते हैं, या वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल जो मेडिसिन्स आते हैं वो होते हैं। तो आप ये सारे मेडिसिन्स जो है इसको एज अ स्प्रे अगर प्लांट के ऊपर डालते हो तो प्लांट जो है वो धीरे धीरे उस इन्फेक्शन से क्योर होता है और फिर प्लांट की जो ईल्ड है वो प्रॉपर आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर केमिकल मेथड्स यूज़ नहीं करने हैं देन वी विल हैव टू गो फॉर द नेचुरल मेथड्स, जैसे मैंने नीम ऑयल का एग्जांपल दिया था या क्राइसैंथेमम का जो एग्जांपल दिया था। तो ये जो नीम या क्राइसैंथेमम का ऑयल है इसको भी स्प्रे कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इनके स्प्रे से भी जो है हम लोग नेचुरली प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पैथोजन से, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम लोग अब थर्ड पार्ट पे बात करें, ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है दैट इज़ द वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं, कभी भी अपने घर में गार्डन में या गमले वगैरह में देखा होगा कि कोई फ्लावर के प्लांट के साथ में घास उगाई है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए भाई फ्लावर का प्लांट, लेकिन घास जो है वो अनवांटेड प्लांट है जो वहाँ पर ग्रो कर गया है, ठीक है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वीड्स, ठीक है। तो वीड्स जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई यूज़फुल प्लांट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने गेहूं का खेती हम लोग कर रहे हैं और गेहूं के खेत में अगर सरसों उग जाए एक आध प्लांट, या गेहूं के खेत में चौलाई भाजी उग जाए या बथुआ भाजी उग जाए, ठीक है, तो कोई यूज़फुल प्लांट भी वीड हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस क्रॉप को हमने लगाया है, ठीक है, उस क्रॉप के अलावा अगर कोई भी दूसरा यूज़फुल प्लांट भी अगर उस क्रॉप के साथ फील्ड में ग्रो हो जाता है, देन दैट अनवांटेड प्लांट विल बी कॉल्ड एज द वीड, ठीक है। तो घास फूस जो है वो तो वीड होती ही है, लेकिन कोई दूसरा यूज़फुल प्लांट भी वीड के जैसा एक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने क्रॉप लगाया था एक और उसके साथ दूसरा प्लांट जो है वो भी ग्रो करने लगा है, तो जो दूसरा प्लांट है वो हमारे लिए वीड हो जाएगा, चाहे वो इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल प्लांट ही क्यों ना हो, ठीक है। अब वीड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो हमारे लगाए हुए क्रॉप के साथ compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए या मैन्यूर को यूज़ अप करने के लिए। तो जगह को घेर लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये जो वीड्स होते हैं ये हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरली कभी देखा होगा कि घास जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम लोगों ने खेत में गेहूं के बीज बोए हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि गेहूं के जर्मिनेट करने से पहले वहाँ पे घास उगने लगती है, और वो जो घास है वो गेहूं के दानों के साथ compete करती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ज़्यादा जगह घेर लेती है, तो इससे गेहूं को जो है उगने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है, तो इससे गेहूं के पौधों को नुकसान पहुँचता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि कई बार क्या होता है कि हमने लगाया है पालक का बीज, लेकिन पालक के साथ साथ उसमें चौलाई भाजी या जो बथुआ भाजी है या मेथी भाजी है ये सब भी उग रहा है, ठीक है। तो बीज अगर पालक का लगाए लेकिन गलती से उसके साथ अगर ये प्लांट भी ग्रो करने लगे, तो भाई पालक का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, और जो बथुआ या चौलाई भाजी है उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो क्या होता है कि बथुआ या ये जो चौलाई भाजी है ये क्या करते हैं, ये पालक के साथ compete करते हैं और पालक को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं, तो इससे पालक का जो ईल्ड होगा वो कम होगा, पालक का जो क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो वीड्स जो हैं वो जनरली इस तरीके के नुकसान पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ और क्या करते हैं कि कई बार जो वीड्स हैं वो दूसरे जो डिफरेंट पेस्ट्स होते हैं उनको भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि गेहूं के खेत में अगर सरसों या कोई दूसरी क्रॉप जो है, दूसरा कोई प्लांट है अगर ग्रो कर गया है, तो अगर गेहूं के तरफ कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हो सकता है उस वीड के तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो वो इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होकर के उस पर्टिकुलर वीड के पास आएगा, और जब वीड को खा लेगा तो वीड को खाने के बाद वो अगला अटैक किसके ऊपर करेगा, गेहूं के क्रॉप के ऊपर ही अटैक करेगा। तो इस तरीके से जो है ये वीड्स जो हैं पेस्ट को या डिफरेंट तरीके के पैथोजेंस को भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो हमारा क्रॉप है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार ये जो वीड्स होते हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं फिर हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली डिफरेंट तरीके के वीड्स होते हैं, जैसे कि गाजर घास के बारे में कभी सुना होगा। गाजर घास एक बहुत ही डेंजरस वीड है, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से फैलता है और क्रॉप को मोस्ट डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है। जैसे अगर हम लोग हमारे स्कूल के ग्राउंड पे देखें, हमारे स्कूल के ग्राउंड पे भी बहुत सारी गाजर घास है, और स्पेशली अभी रेनी सीज़न है, तो रेनी सीज़न में तो गाजर घास बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, है ना।
तो कभी स्कूल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, डिफरेंट तरीके के वीड्स हमारे स्कूल में भी प्रेजेंट है ग्राउंड्स में, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो गाजर घास एक बहुत ही डेंजरस वीड होता है। फिर चौलाई भाजी और खेड़ा भाजी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और बथुआ भाजी, ये भी एज अ वीड एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप की ग्रासेस जो हैं एज अ वीड एक्ट करती हैं, ठीक है। फिर कई सारे जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये जो डिफरेंट टाइप के वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ये भी जो है जनरली एज अ वीड एक्ट करते हैं, ठीक है। अब वीड से इतना नुकसान तो हो रहा है, तो वीड से बचने का तरीका क्या है, हम लोग किस तरीके से वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि क्रॉप्स को प्रॉपर टाइम पे कल्टीवेट करना ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर टाइम पे सीड लगाना, सीड के जर्मिनेशन के बाद जो फील्ड है, ठीक है, उसको जनरली कई किसान क्या करते हैं, आजकल की नई टेक्निक है कि जहाँ जहाँ पर सीड लगाई रहती है उसको छोड़ करके बाकी जो पूरा फील्ड होता है उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं। कई बार आप लोगों ने ट्रैवल करते हुए बाई रोड देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ क्या करते हैं, जहाँ पर सॉइल में बीज लगाया है उस जगह को छोड़ करके बाकी जितना सॉइल होता है उसको क्या करते हैं, पॉलीथीन से ढक देते हैं। तो पॉलीथीन से ढकने से क्या होता है कि कोई फॉरेन सीड जो है वो आकर के सॉइल पे बैठ नहीं पाता है, और अगर बैठ भी जाता है तो पॉलीथीन से ढका रहने की वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो इससे जो है पॉलीथीन से कवर करके सॉइल को हम लोग वीड से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटरिंग करने से क्या होता है कि कहीं अगर वीड्स ग्रो हो रहे हैं तो उनका पता चल जाता है, ठीक है। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए या तो हम लोग वीडीसाइड्स यानी कि केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग मैन्युअली जो है अपने हाथ से उसको खुरपी वगैरह से ले करके उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो मैनुअल रिमूवल करो, या तो वीडीसाइड यूज़ करो, या फिर पॉलीथीन से फील्ड को कवर कर दो सो दैट वीड्स जो हैं वो ग्रो ना कर सकें, ठीक है। और अगर फिर भी वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि जानबूझ के फार्मर जो है क्रॉप के साथ इंट्रोड्यूस करता है, फील्ड में इंट्रोड्यूस करता है, और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली वीड्स पर ही फीड करते हैं। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, तो जानबूझ करके ऐसे इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, फील्ड में छोड़ दिया जाता है सो दैट ये जो इंसेक्ट्स हैं ये वीड्स को कंज्यूम कर ले और वीड्स का जो रिमूवल है वहाँ पर फील्ड पर से हटा दे, वीड्स को रिमूव कर सके, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं, पेस्ट, पैथोजन और वीड्स, इन तीनों को हम लोग डिफरेंट मेथड्स जो भी मैंने एक्सप्लेन किए उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके हेल्प से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम लोगों ने जितना देखा कि या तो केमिकल्स का यूज़ करके हम लोग इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक या नेचुरल मेथड्स हैं उनसे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को एडवाइस करूँगी कि कभी भी केमिकल मेथड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स जो है वो आफ्टर ऑल टॉक्सिक होते हैं, और ये सब केमिकल्स जो हैं ये सॉइल में जमा हो करके या पानी के साथ बह के नदियों में भी मिल सकते हैं, और जिससे डिफरेंट जो नदी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या सॉइल में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको इफ़ेक्ट हो सकता है, या उस नदी का पानी पीने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो केमिकल्स हैं ये प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट का एक पार्ट बन जाते हैं, और प्लांट के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, जब ये केमिकल्स जमा होते हैं उसी चीज़ को, उसी प्रोड्यूस को हम लोग खाते हैं और वो प्रोड्यूस हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल किसी भी तरीके से देखें ये जो केमिकल्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं ये प्लांट्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नेचुरल मेथड्स है, ऑर्गेनिक मेथड्स है, उनको यूज़ करके इन तीनों चीज़ों से प्रोटेक्शन हम लोग ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर ये टॉपिक को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।